गरीबियत का माइंडसेट बोलता है मेरी तनख्वाह में से मेरे जो खर्चे होंगे उसके बाद जो बचेगा वो मैं इन्वेस्ट करूंगा। अमीरियत का माइंडसेट ये बोलता है कि मेरी तनख्वाह में से मैं पहले इन्वेस्ट करूंगा और फिर जो बचेगा उसमें से अपने खर्चे निकालूंगा। गोल्ड इज ऑलवेज अ गुड एसेट टू बाय। फर्क सिर्फ ये है कि आप गोल्ड कैसे खरीद रहे हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड कि ये नहीं होता कि जो चीज आपने खरीद ली वो एसेट है। नहीं, जो चीज आपके लिए पैसे बना रही है वही एसेट है। पूरी दुनिया सिर्फ ब्रांड्स को ही फॉलो करती आई है। हमने उन्हीं के ऐड देखकर, उन्हीं के शोरूम देखकर, उन्हीं की कहानियां सुन सुन के अपनी कल्पनाएं बनाई हैं कि यार एक दिन रोल्स रॉयस। जितने भी बिलियनियर्स हैं वो सब मोस्ट ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स। कोई नौकरी करके कभी बहुत अमीर नहीं बन गया। Do you also believe in that? It's true for the richest people, but it's not true for rich people. Like I'm very open with my numbers. मैं एक Instagram reel के लिए 7 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, which is round about okay. जिंदगी में ना कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जो भी चीज चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए शिद्दत डालनी ही पड़ेगी। एंड आप किसी भी शॉर्टकट से एक लॉन्ग टर्म जिंदगी नहीं बना सकते हैं। अंकुर, हम बात कर रहे हैं कि बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कमिंग बैक टू यू, अब तो खैर सोशल मीडिया पे देयर इज सो मच ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एवरीवेयर। आपने खुद भी देखा होगा ओवर द इयर्स फाइनेंशियल लिटरेसी में हैव यू सीन कि चेंज आया है? बहुत ज़्यादा। पहले तो कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं था ना। अब तो लोग जागरूक भी हैं, जानकार भी हैं, करना भी चाहते हैं और कर भी रहे हैं। बिल्कुल। सो व्हेन यू वर यंग, जब आप 20, 22, 25 साल के थे, तब ऑफ कोर्स सोशल मीडिया में इतना सब नहीं अवेलेबल था। बट एनीबडी जिसको आप देख के इंस्पायर होते थे, शायद आप उसको सुनते थे, कहीं कुछ वीडियो कहीं अवेलेबल थी, लाइक किताबें ही थी उस समय पे तो। और मुझे अभी भी याद है चाहत, हमारे टाइम पे, मैं जब हमारे बोल रहा हूँ तो मैं भी हमारे वाले टाइम से दूर नहीं हूँ। मैं अज्यूम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक किताब थी रिच डैड पुअर डैड। बट रिच डैड पुअर डैड का तो उसमें ना 2 कॉन्सेप्ट्स थे जो मेरे जहन में बस गए। एक था एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर, कि ये नहीं होता कि जो चीज आपने खरीद ली वो एसेट है। नहीं, जो चीज आपके लिए पैसे बना रही है वही एसेट है। जो चीज आपके लिए पैसे नहीं बना रही है या पैसे गंवा रही है वो लायबिलिटी है। मतलब गाड़ी आपके लिए एक लायबिलिटी है। जिस घर में आप नहीं रहते हैं वो आपकी एक लायबिलिटी है। आपका फोन, आपकी ज्वेलरी, आपकी घड़ी, वो सब लायबिलिटीज हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है, हर साल उसकी वैल्यू घट ही रही है। लेकिन अगर आप कोई किताब लिखते हैं तो वो एक एसेट है, क्योंकि वो जिंदगी भर रहेगी। अगर आप एक वीडियो भी बनाते हैं तो वो एक एसेट है आज की डेट पे, क्योंकि यूट्यूब पे वो जिंदगी भर वीडियो रहेगा, शायद वो ऐड से पैसे कमाता रहेगा वगैरह। तो ये कॉन्सेप्ट एक। और दूसरा कॉन्सेप्ट, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब जब आपकी तनख्वाह आती है, गरीब का माइंडसेट नहीं, गरीबियत का माइंडसेट। गरीबियत का माइंडसेट बोलता है मेरी तनख्वाह में से मेरे जो खर्चे होंगे उसके बाद जो बचेगा वो मैं इन्वेस्ट करूंगा। अमीरियत का माइंडसेट ये बोलता है कि मेरी तनख्वाह में से मैं पहले इन्वेस्ट करूंगा और फिर जो बचेगा उसमें से अपने खर्चे निकालूंगा। एंड ये अंतर जो है ना, ये बस गया। एंड इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, एसआईपी जो है ना वो यही करता है। एसआईपी हमारे बैंक लोन की ईएमआई जैसा है। तनख्वाह आई, 5 तारीख को एसआईपी कट गई। आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि नहीं इस ना मन नहीं कर रहा, इस महीने पैसे नहीं है। कट गई भाई, गए पैसे। अब जो पैसे बचे हैं उसी में से आप अपने महीने का खर्चा निकालेंगे। योलो। एंड योलो करिए, शोलो करिए, फोमो में रहिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन पैसा इतना ही है। अब डिपेंड करता है तुम थाईलैंड जाओगे कि तुम त्रिपुरा जाओगे। एग्जैक्टली यार, या गुड़गांव में जाओगे, जो भी करोगे। पर यही है, क्योंकि यू पे योरसेल्फ फर्स्ट। आप पहले खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर जाके अपनी अरमानों को, अपनी इच्छाओं को उस समय के लिए पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मत करिए, लेकिन ये भी सही नहीं है कि आप योलो में जीकर सब कुछ खरीद रहे हैं कि 20,000 रुपए की तनख्वाह लेकिन 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेके बैठे हुए हैं। ऐसे तो बहुत एग्जांपल है मेरे ऑफिस में, आपको 75 एग्जांपल मिल जाएंगे। तो मतलब ईएमआई पे फोन, ईएमआई पे घड़ी, ईएमआई पे गाड़ी, मतलब मुस्कुरा रहे हैं ये लोग, देख रहे हैं सबकी सच्चाई। सबके पास आईफोन्स हैं, सब 14, 15, 12, 13 नहीं मिलेंगे,
14, 15 प्रो मैक्स 65% बॉस के पास नहीं है वो फोन जो हमारी यंग जनरेशन वाली टीम पे है। ये डेटा मैंने सुना था, 65% ऑफ भारत के स्मार्टफोन्स ईएमआई पे बिक रहे हैं, 65% ईएमआई पे बिक रहे हैं। और लोगों को लगता है जीरो कॉस्ट है ये वगैरह, अगर जीरो कॉस्ट कुछ नहीं होता, लाइक कोई खैरात में नहीं अपना धंधा चला रहा है तो कहीं ना कहीं तो आप उसका पैसा दे ही रहे हैं। बट लार्जर पॉइंट ये है, ये दो चीज़ें जो मैंने अपने बचपन में, रिच डैड पुअर डैड मैंने शायद 20 साल या 21 साल की उम्र में पढ़ी थी। बहुत सारी चीज़ें जो भारत में लागू नहीं होती क्योंकि वो अमेरिकन बुक है तो वहीं के लिए बनी है। रियल एस्टेट वगैरह, जैसे बहुत रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि रियल एस्टेट खरीदो, क्योंकि वहाँ रेंटल यील्ड जो है बहुत ज़्यादा है, 6-7% है। तो आप वाकई में अगर घर खरीदेंगे, इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, किराया बहुत ज़्यादा मिलता है, ईएमआई बहुत कम देनी पड़ती है, तो बड़ा अच्छा सा आपका पैसे बनाने का तरीका बन जाता है। भारत में वो नहीं है। लेकिन ये दो चीज़ें कि एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर, और पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले आप इन्वेस्ट करेंगे, जो पैसा बचेगा उससे अपना महीना चलाएंगे। आपने ये किताब पढ़ी, आज की जनरेशन को आप कौन सी किताबें रेकमेंड करना चाहोगे? बहुत सारी अच्छी किताबें हैं। अपनी का भी बता दो। नहीं, मैं अपनी का आखिरी लिस्ट में बताऊंगा। या एक बहुत बढ़िया किताब है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल की किताब है ये। वो पैसा इन्वेस्ट कैसे करते हैं इतना ये नहीं सिखाती, लेकिन पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, तभी वो टाइटल साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये नहीं कि हाउ टू इन्वेस्ट। तो वो बहुत बढ़िया किताब है, मैं हाईली रेकमेंड करूँगा। दूसरी जो मेरी किताब है, मेक एपिक मनी, इसीलिए क्योंकि वो एक बहुत सरल ढंग से लिखी गई है और इसी जनरेशन के लिए लिखी गई है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा कि किताब पढ़ के अरे मैं तो बेवकूफ़ ही हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत एक्शनेबल किताब है, तो दैट वुड बी देयर। एंड थर्ड, जो पैसे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पैसा दुनिया में ज़रूरी क्यों है और कैसा बना, उसके लिए, एंड द बुक इज सेपियंस। सेपियंस युवल हरारे की बुक है। वो बेसिकली जो पूरा ह्यूमन काइंड है उसकी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि पैसा आया भी कैसे, उसका वजूद कैसे बना, एंड क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट और इतनी अहमियत वाला चीज़ बन चुका है हमारी ज़िंदगी में। ये तीन चीज़ें, ये तीन बुक्स मेरे हिसाब से अच्छी हैं। बट इससे अच्छे यूट्यूब वीडियो ही रहते हैं। मैं बड़ा ऑलमोस्ट शर्मिंदगी से बोलता हूँ कि हम एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ अंकुर वारिकू नामक एक रैंडम इंसान पर्सनल फाइनेंस पे कंटेंट बना रहा है और करीब 40 लाख लोग उसको यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, और हमारे देश के जो टॉप बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका नाम नहीं लूँगा पर उनको सब पता है, उनके इसके 1/3 1/4 भी फॉलोअर नहीं है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे कि जो चला रहा है, बना रहा है, बेच रहा है, सिखा रहा है, उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। फुल फॉर्म नहीं पता होगी। फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। ये सच है। नहीं, बिल्कुल फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। ये बहुत सारे बिल्कुल लोगों को सच जो 4 लेटर बैंक का फुल फॉर्म नहीं पता होगा किसी को, मतलब वो 3 लेटर वाला ही पता होगा सिर्फ को। बट या यू एब्सोल्युटली राइट, एंड वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां वी डोंट फॉलो ब्रांड्स, वी फॉलो पीपल। वी डोंट फॉलो ब्रांड्स, वी फॉलो पीपल। हम लोगों को फॉलो करते हैं, हम लोगों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, हम लोगों के जज्बातों से अपने जज्बात महसूस करना चाहते हैं। एंड दैट इज़ सच अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इससे पहले ये कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। आज तक पूरी दुनिया सिर्फ ब्रांड्स को ही फॉलो करती आई है। एंड तभी आप देखेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड है, चाहे वो एप्पल हो, नाइकी हो, मैकडोनल्ड्स हो या कोई भी और, हमने उन्हीं के ऐड देखकर, उन्हीं के शोरूम देखकर, उन्हीं की कहानियाँ सुन सुन के अपनी कल्पनाएं बनाई हैं कि यार एक दिन रोल्स रॉयस। लेकिन अब लोग इंसानों को फॉलो करते हैं, लाइक एक दिन शाहरुख खान, एक दिन विराट कोहली, एक दिन धोनी। इट्स अ फैसिनेटिंग टाइम। आपने भी इससे पहले वाले सवाल में कहा था एसेट एंड लाइबिलिटी में आपने अंतर बताया, तो आपने ज्वेलरी का भी जिक्र किया। ज्वेलरी जो है डेप्रिशिएटिंग है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ महीने में सोने की कीमतों को देखेंगे तो इट हैज स्काई रॉकेट। मतलब अब तो किसी कजन की शादी में गोल्ड देने का सवाल ही नहीं, लिफाफा देकर छूटने का समय आ चुका है। तो नहीं, मतलब बिल्कुल 100%। कजन्स की शादी में जहाँ सोचा था उसको ये दूंगी तो वो ब्रो नहीं हो चुका है, खत्म। दूसरा अगर कभी कोई पैंडेमिक भगवान ना करे आ गया, गिर गया तो, बट पैंडेमिक में भी खैर हमने देखा गोल्ड ओनली चलता रहा, या इट्स सोर्ड अप हाई। बिल्कुल। तो फिर वो जो औरतें थी जो कहती थी कि
ये इन्वेस्टमेंट है वो सही प्रूव हो गई ना। तो तो- डू यू स्टिल बिलीव कि इस टाइम भी गोल्ड लेना ठीक है व्हेन इट्स एट द ऑल टाइम हाई? सी ऑल टाइम हाई ना बड़ा, कुछ नहीं होता है हाँ कुछ नहीं होता है, क्योंकि लाइक 10 साल पहले भी किसी ने ऑल टाइम हाई ये बोला इंग्लिश होगा। वर्ड है ऑल टाइम हाई, जैसे इस्तेमाल करना जरूरी है। आई नो एग्जैक्टली। मेरे को तो मतलब यार सेंसेक्स 75,000 हो चुका है। 3 महीने पहले हम 75,000 कहते थे बस किसी तरह 70 पहुंच जाए। वो मूवी देखी 83, उसमें वो रन बोलता रहता है कि एक लिमिट पे इसे पहुंच जाए। 2014 में सेंसेक्स 25,000 था। या 10 साल में 3 गुना हो चुका है। किसने कल्पना करी थी? मैंने तो कम से कम नहीं करी थी। मेरा अगर कोई मुझे बोलता ना कि ब्रो 10 साल में 3 गुना पैसा होने वाला है, मैं आंखें बंद करके सिर्फ सेंसेक्स में ही डाल देता। चिट फंड की याद आती है लाइन सुन के तो मुझे। दुनिया भर के सारे जितने इंडिया के चिट फंड बिल्कुल। हैं। तो द गोल्ड इज ऑलवेज अ गुड एसेट टू बाय, ऑलवेज। फर्क सिर्फ ये है कि आप गोल्ड कैसे खरीद रहे हैं। अगर आप उसको ज्वेलरी की फॉर्म में खरीद रहे हैं तो हाँ ऑफ कोर्स आपका रिटर्न आएगा, लेकिन उसमें से बहुत सारी डिडक्शंस होंगी। आपके मेकिंग चार्ज हट जाएंगे, आपका वो जीएसटी हो जाएगा, वो गोल्ड प्योर है कि नहीं है वो हमेशा शक रहेगा। चलिए बहुत सारी फैमिलीज़ के फैमिली ज्वेलर होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के नहीं भी होते हैं, वो सिर्फ जाएंगे ले लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। डिजिटल गोल्ड इन माई ओपिनियन इज़ द राइट वे टू बाय इट, लेकिन उसकी फिर वो फील नहीं आती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो आप वो नहीं ज्वेलरी के लिए नहीं ले रहे हैं या यूज करने के लिए नहीं ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहते हैं तो डिजिटल गोल्ड, और उसमें भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो सरकार इशू करती है, गोल्ड के बॉन्ड्स हर 3 महीने में इशू होते हैं, 2.5% ओवर एंड अबव आपको रिटर्न मिलता है। दैट इज ग्रेट, बिकॉज 7 साल का लॉक इन होता है, तो एक कमिटेड रूप से आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एंड देन फिर जब वो निकल के आता है तो यू गेट वेरी हेल्दी रिटर्न्स, जो एटलीस्ट पहले एसजीबी वाले राउंड में निकला है। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी राय रहेगी कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप ज्वेलरी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपका रिटर्न जो है वो सोने के दाम पे नहीं बढ़ेगा, उससे कम ही होगा, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको उसमें से काटने होंगे। बट अभी भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई वुड से ऑलवेज कीप द गोल्ड, मेरे लिए वो सेफ एसेट वाली कैटेगरी है। तो 100-X वाला जो रूल था, जहाँ X% आपको डालना है, तो उस X% में क्या क्या आता है? आपका EPF आता है, PPF आता है, नेशनल पेंशन स्कीम आती है, सेविंग सर्टिफिकेट आता है। गोल्ड भी मेरे लिए उसी कैटेगरी में आता है। तो इन सब में जोड़ जोड़ के आप अपना वो 25% डालिए, एंड बाकी जितना भी आपका 75% है आपकी उम्र के हिसाब से जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, उसमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए। अंकुर, मेरा एक और सवाल है, एंड आई थिंक ये सवाल बहुत सारे जेनजीज का होगा। हर जगह सोशल मीडिया पे और हर जगह न्यूज़ में भी आप देखोगे यही ट्रेंड करता रहता है कि जितने भी बिलियनियर्स हैं वो सब मोस्ट ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स। कोई नौकरी करके कभी बहुत अमीर नहीं बन गया। डू यू ऑल्सो बिलीव इन दैट? It's true for the richest people, but it's not true for rich people. तो richest, yes, अगर आप टॉप 100 देखेंगे उसमें ज़्यादातर आपको एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन ही दिखेंगे या बिजनेस पीपल ही दिखेंगे। लेकिन अगर आप रिच लोगों की बात करेंगे तो आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोर्शन नॉर्मल सैलरी लोगों का भी मिलेगा। उन्होंने गेम बहुत अलग से खेली है। लाइक अगर आप, हियर्स अ गुड एग्जांपल, अगर आप सत्या नडेला जैसे इंसान को देखते हैं, सत्या नडेला इज राइट नाउ वर्थ ओवर $1 billion। अब वो कैसे हुआ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो बाहर जाने वाली बात नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। पलट के ये जवाब दे सकता है कि वो तो बिल्कुल देश छोड़ के चले गए, बिल्कुल जा सकते हैं, डॉलर में कमा रहे हैं, बिल्कुल कमा रहे हैं, कह सकते हैं। एब्सोल्यूट नहीं, एंड बिल्कुल सही है। लेकिन वो जो डॉलर की परचेजिंग पावर है एंड यहाँ आपकी जो परचेजिंग पावर है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। करीब 5 गुना का है एज पर द पीपीपी या परचेजिंग पावर पैरिटी। 3 से 5 गुना होता है भारत और यूएस के बीच में, विच मीन्स कि वही 1 करोड़ कोई अगर बाहर कमा रहा होगा तो आप 20 से 30 लाख में ही वही जिंदगी या वही क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। तो उतने पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। बट दैट सेड, you will see that there are enough examples of people here in the country, CEOs जो हैं, top CXOs हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। एंड अगर आप टॉप 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों का लिस्ट बनाएंगे, जो कि लिस्ट बनती नहीं है लेकिन इनकम टैक्स पेज में आ जाता है, you will see that most of them are just working professionals। तो हाँ, अगर आपको सबसे अमीर बनना है तो बिजनेस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द राइट और द श्योरेस्ट वे, या तो इन्वेस्टर या बिजनेस। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है देन आई वुड से अ फार फार लेस रिस्की रूट इज अच्छे से काम करिए,
अच्छे से इन्वेस्ट करिए, इक्विटी में अपना पैसा कमाइए एंड उससे अपना कैपिटल बनाइए। आपने कहा कि जेनजी मोबाइल जनरेशन है, फास्ट फास्ट फास्ट, बट प्लीज टेल दिस जेनजी के इस वाले रूट के लिए आपको धीरे धीरे बिल्कुल ही चलना बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी स्पेशली है, सैलरीड क्लास। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी लालच आपकी ज़िंदगी में आ गया ना, आप शॉर्टकट्स लेंगे, आप बहुत रिस्की बिहेवियर से जूझ रहे होंगे एंड आपसे गलतियां होके ही रहेंगी। तो सबसे बेस्ट तरीका, ये मॉर्गन हाउसल ने बहुत खूबसूरती से साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताया था, द बेस्ट वे टू गेट रिच इज टू गेट रिच स्लोली। एंड अगर आप ये सीख गए कि थोड़ा 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 करके सालों तक अगर मैं लगा रहा, तो यू विल गेट टू अ पॉइंट जहां आपके पास इतना पैसा होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एंड ऑल ऑफ दिस इज बाय द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड वन एडेड थिंग विच इज हैपनिंग इज, मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि अगले 10, 20, 30 साल इस देश के लिए गोल्डन पीरियड होने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, in terms of economic prosperity, in terms of development, in terms of opportunities, ना सिर्फ देश में बट बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज, वापस आने की अपॉर्चुनिटीज, सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज, ये सब कुछ होने वाला है। आई कंपेयर दिस टू द पीरियड ऑफ 1970s फॉर द यूएस। 1970s was almost like the gold rush for the US, 70s, 80s, 90s, बहुत ही ब्रिलियंट पीरियड रहा स्टॉक मार्केट के लिए। सबसे ज़्यादा होम ओनरशिप का परसेंटेज बढ़ा यूएस में, एजुकेशन का परसेंटेज बढ़ा यूएस में, द नंबर ऑफ वेल्दी पीपल बाय मेजरमेंट ऑफ मीडियन इनकम वो बढ़ा यूएस में। दैट वाज एन एरा ऑफ इमेंस प्रॉस्पेरिटी और मुझे बहुत यकीन है कि यही इस देश के साथ भी होने वाला है। सो यूर ऑलमोस्ट वी आर लाइक वेरी लकी कि हम इस एरा से गुजरेंगे जहां अगर आप अभी अपने 20s में हैं, देन आपका वर्किंग लाइफ का पीरियड विल कोइंसाइड विद द बेस्ट पीरियड दैट दिस कंट्री हैज सीन। तो ये एक डबल बेनिफिट है। आप काम तो कर ही रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, देश भी आपको एक बहुत अच्छे से पुश कर रहा है, टेलविंड दे रहा है, एंड यू देन सडनली हैव दिस डबल इफेक्ट ऑफ luxury and prosperity coming your way. So in short you mean कि अगले 10-20 साल बाद हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर काफ़ी रिच कैटेगरी वाले बिल्कुल लोग हैं, बिल्कुल, और जो जेन ज़ी हैं ये भी और ज़्यादा रिच। एब्सोल्युटली। अगर आप अपने 20s में हैं तो ये आपका पीक कमाने का पीरियड है। और जो 20 से बड़े हो गए वो भी मतलब आप चिंता मत करिए चाहत, आपको आपकी रोल्स रॉयस तो आके रहेगी, आपकी रोल्स रॉयस तो हम लाके ही रहेंगे। पर अब रोल्स रॉयस का क्या फायदा, आपने ये तो बता दिया है कि रोल्स रॉयस के पीछे मत भागो और दूसरे ऑप्शंस हैं, गाड़ी डेप्रिशिएटिंग एसेट है। ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल सही से सक्सेसफुल हो चुका है, हमने चाहत को रोल्स रॉयस से हटा दिया। मुझे अब कमिंग आउट ऑफ पर्सनल फाइनेंस, मुझे ये समझना है as your follower, how did you make your first 1 crore? Oh, my Must first, be a you know, tough that's a great question, क्योंकि ये सवाल एक तो मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा सरप्राइजिंगली, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है क्योंकि दिस प्रूव्स व्हाट वी जस्ट स्पोक अबाउट। मेरा पहला करोड़ नौकरी से आया था, एंड इट वाज इन 2013, करीब 10 साल पहले। मैं ग्रुपॉन में काम कर रहा था, जो एक MNC कंपनी है, उनका इंडिया बिजनेस संभाल रहा था, एंड स्टॉक्स और अपनी सैलरी जोड़ के मेरी साल की तनख्वाह करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए हो गई थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड टू अर्न मोर देन 1 करोड़ इन अ ईयर। एंड देन फिर ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस वगैरह हुए, बट दैट वाज व्हेन आई हिट माय फर्स्ट करोड़। मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करोड़ happened 4 years back, 40 साल की उम्र में। तो in 2020 when I hit my first crore of investment corpus, and that was the second milestone. What is Ankur's mantra of investment? Like how do you invest? Boring. नहीं, like don't tell me the numbers of course. नहीं मैं just the way. Like if I'm person X or if I'm just चाहत, if I want to follow you. Simple, just if I want to follow मैंने you. इस पे बहुत डिटेल वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो I'll give you the exact breakup. मेरा 10% एंड अब शायद थोड़ा सा 5% के करीब ही रह गया होगा, इन्वेस्टमेंट इज इन क्रिप्टो। एंड क्रिप्टो में 3 कॉइन्स हैं। तो क्रिप्टो की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है
उसको मैं डीपली अंडरस्टैंड करता हूँ, उस पर मैं काफ़ी बुलिश हूँ। तो मैंने 3 कॉइन्स ही लिए हुए हैं, मैं गैम्बल नहीं करता हूँ उसमें, और मैंने कहीं उसमें ये भी नहीं डाला हुआ है, ये मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं, ये मेरे बेचने का कभी अरमान नहीं है। तो 5% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इन दैट। अराउंड 20% इज इन स्टार्टअप्स, क्योंकि मैं स्टार्टअप की दुनिया से हूँ, उससे मुझे बहुत कुछ मिला है, तो दैट इज़ द नेक्स्ट फेज। तो ये हो गया 25%। देन आई हैव अबाउट 20% इन्वेस्टेड इन व्हाट इज कॉल्ड मोमेंटम स्ट्रैटेजी। मोमेंटम स्ट्रैटेजी होती है, और ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट्स के साथ काम करता हूँ, मैंने उनको पैसा पकड़ा दिए, वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं। कि जो स्टॉक्स राइज हो रहे होते हैं उन पे वो बेट करते हैं, क्योंकि वो जब राइज हो रहे होते हैं वो थोड़ा सा और राइज होते हैं बिफोर दे स्टार्ट फॉलोइंग, तो वो छोटे से पीरियड के लिए वो बेट करते हैं। तो अराउंड 20% मेरा एलोकेटेड वहाँ है। देन नियरली 40% ऑफ इट इज इन इंडियन म्यूचुअल फंड्स एंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसमें मेरा 3 बटा हुआ है। एंड देन अबाउट 20% इज इन द यूएस स्टॉक मार्केट। वहाँ म्यूचुअल फंड्स नहीं होते, वहाँ ETFs होते हैं, इक्विटी ट्रेडेड फंड्स, तो वो मैंने खरीदे हुए हैं। और 2 स्टॉक हैं जो मेरे बहुत प्रिय हैं, जिनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो 2 स्टॉक हैं जिनको मैंने खरीदा हुआ है। दोज आर दी ओनली 2 स्टॉक्स दैट आई हैव इन माई एंटायर पोर्टफोलियो। बाकी सब और सब म्यूचुअल फंड है या स्टार्टअप्स है या क्रिप्टो है। हाउ अबाउट सेफ? You mentioned safe money. तो मैंने, एंड दिस इज जस्ट माई पर्सनल डिसीजन, मेरे लिए मेरा सेफ मनी इज सिंपली माई इमरजेंसी फंड एंड माई इंश्योरेंस पॉलिसीज। मैंने कहीं अलग से सेफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी हैं, तो आई डोंट हैव अ सिंगल FD। मैंने ज़िंदगी में कभी FD नहीं बनाई है और ना ही बनाऊंगा। इमरजेंसी फंड मेरा FD में पड़ा हुआ है। मैंने कहीं कोई और गोल्ड वोल्ड नहीं खरीदा हुआ है। रियल एस्टेट जो हमारा घर है सिर्फ वही है और कुछ नहीं है, एंड दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट वी ओन। लाइफ इंश्योरेंस है एंड काफ़ी अच्छे अमाउंट की है, हेल्थ इंश्योरेंस है बहुत अच्छे अमाउंट की है, एंड वी हैव एन इमरजेंसी फंड फॉर 2 years। तो वो 2 साल का इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है कि अगर भगवान न करे कुछ हो गया तो वो पैसे होंगे। बट बाकी आई हैव चोजन कॉन्शियसली टू बी 100% in the stock market because that is what I believe in and I have seen returns come through for me to do it. But you've already attained your number, right? Yes. That 21 crore. तो वो चलता रहता है। तो वो तो नंबर हो चुका है। So now whatever you're doing is अपने लिए, या फिर अपना जो नंबर है वो तो सेफ हो चुका है। So now you can do that. Now it can happen. Yeah. तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि हर एक इंसान की 2 जिंदगियाँ होती हैं। एक जिंदगी जो वो जितना उसको ज़िंदगी में पैसा चाहिए होता है उसको कमाने में बिताता है, एंड दूसरी ज़िंदगी जब वो पैसा मिल जाता है तो ज़िंदगी जीने में लगाता है। एंड आई एम इन दैट सेकेंड फेज नाउ। तो मैं अब बहुत खुशी खुशी अपने लिए, खुद के लिए काम करता हूँ, बहुत अच्छे से काम करता हूँ। वो पैसा जितना मेरे को बटोरना था वो बटोर लिया है। आता रहेगा और नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना भी आता रहेगा वो भी वापस इन्वेस्ट ही होता रहेगा। ज़रूरतें हमारी बहुत कम है एंड इच्छाएं भी हमारी बहुत कम है। हम ट्रैवल पे बहुत पैसा खर्च करते हैं और हम एक्सपीरियंसेस पे बहुत खर्च करते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ ऐसे अरमान नहीं है, कोई महंगे शौक नहीं है, कुछ दिखावे वाली कोई चीज़ भी नहीं है। तो हम इन्हीं चीज़ों पे बहुत अच्छे से पैसा खर्च करते हैं, एंड उसके लिए जैसे मैंने बताया ज़्यादा पैसे लगते नहीं हैं। लगते नहीं है। एक मुझे सवाल आपसे ये पूछना है, दिस इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ फाइनेंस। पिछले 7-8 सालों में यू हैव बीन देयर इन द कंटेंट टीम, कंटेंट बिजनेस फॉर वेरी लॉन्ग, बट पिछले 5 सालों के अंदर मेरी एज के, मुझसे बहुत छोटे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए, एंड पीपल से दैट ऑल ऑफ देम आर मिंटिंग मनी। बिकॉज सोशल मीडिया पे भी देखो कि पहले की उनकी फेसेस एंड यू नो हाउ दे यूज्ड टू लुक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नाउ हाउ दे लुक एंड हाउ दे स्पेंड। मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग अब्रॉड विद अ लग्जरी कार, yacht and everything. Do content creators actually make that kind of money? Like, or is it? ये ना बहुत फिल्म इंडस्ट्री जैसा है, जहाँ एक बहुत छोटा परसेंटेज बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, लेकिन बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो नेचुरली वो स्ट्रगलिंग वाली स्टोरीज तो हमें कभी पता नहीं चलेंगे, क्योंकि वो तो कभी दिखती ही नहीं है, वो कभी इमर्ज ही नहीं होती है, ना हम पर ध्यान देते हैं। Do you have any numbers कि इंडिया में कितने कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, कितने? I have no idea, but what I know is the influencer marketing industry is around 2,000-2,500 crores right now in India. Right now in India, जो अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा नंबर नहीं है। एक देश के हिसाब से
2-2.5 हज़ार करोड़ का इंडस्ट्री इज नॉट अ वेरी बिग इंडस्ट्री, क्योंकि और ये सारे मतलब सारे सब कुछ मिला के, मतलब एंटरटेनमेंट सब कुछ मिला के, ब्यूटी भी, फाइनेंस भी, सब कुछ मिला के, एवरीथिंग, सब कुछ मिला के। आई डोंट नो इफ दिस नंबर इज राइट, बट ये जो मेरा Average मान के चलते हैं, जितना 2.5 मेरी हज़ार याददाश्त मुझे बता रही है वो 2 से 2.5 हज़ार करोड़ है, विच इज नॉट, एज आई सेड, अ रियली बिग नंबर। ऑफ कोर्स ये रैपिडली ग्रो हो रहा होगा, बट एज एन एब्सोल्यूट नंबर बिल्कुल भी बड़ा नंबर नहीं है। तो ऑन एन एवरेज इट इज नॉट रिमार्केबल। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर क्रिएटर्स जो हैं वो बेयरली उतना ही कमा रहे होंगे जितना अगर वो नौकरी कर रहे होते या करना चाहते वो कमा रहे होते। हाँ, ये है कि जब आप एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं ना, तो थोड़ा पागलपन शुरू हो जाता है। एंड पागलपन में इस लेवल से बोल रहा हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि यार मुझे एक कॉर्पोरेट टॉक के लिए, एक यूट्यूब वीडियो के लिए, एक इंस्टाग्राम रील के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं जितना एक हार्ट सर्जन को एक हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए नहीं मिल रहे होंगे। मतलब वो किसी की जिंदगी बचा रहे हैं, और मैं यार कंटेंट बना रहा हूँ, चाहे जो भी जितना भी वैल्यूबल हो, मैं किसी की जिंदगी नहीं बचा रहा हूँ। तो ये कैसे हो रहा है? मुझे तो ये जानना है, सब पैसे इन्फ्लुएंसर्स को आप देते, मतलब ब्रांड्स, दिस इज ऑल brands, it is all brands, it is absolutely this is all brands. Like I am very open with my numbers. मैं एक Instagram reel के लिए 7 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, which is round about okay. It's not okay. Yeah, मतलब it's not very low. It's not very high as well. High वाला नंबर क्या होता है? High वाला number is like the people who charge 15-20 lakhs. These are not celebrities, हाँ, मतलब Influencers I'm talking about. हाँ, influencers. 15-20 lakhs is very normal, very normal. ये औरी की एक फोटो से ज्यादा है। मतलब एंड इमेजिन राइट, एक रील के लिए आपको 15-20 लाख रुपए मिल रहे हैं। मेरा तो कभी कभी दिमाग ही खराब हो जाता है कि ये वीडियोस कैसे हैं। वीडियोस के लिए भी इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। आप जो टॉप वीडियोस हैं, टॉप चैनल्स हैं, टॉप ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं, 20, 25, 30 lakhs, even upwards. It's just insane. And there is no limit to it. Like you could be having 100 ऑफर्स भी आ सकते हैं एक महीने में, 10 भी आ सकते हैं। आप एक ब्रांड के साथ ईयर लॉन्ग डील कर सकते हैं मल्टीपल करोड्स की। जितना एक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का हो सकता है, उतना ही शायद एक टॉप इन्फ्लुएंसर कमा सकता है अगर वो एक ब्रांड के साथ साल की डील करें, अगर वो एक्सक्लूसिव हो, अगर वो मीडिया राइट्स के साथ आए वगैरह। इट कैन रन इनटू मल्टीपल करोड्स। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा, स्पेशली इन द मीडिया इंडस्ट्री एंड ये जो जेंजी हैं, वी हैव सीन अ शिफ्ट कि लोग अपनी नौकरियां छोड़ के कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनने के लिए जा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर कंपनी यूट्यूब पे वीडियो बनाकर इतने कमा सकती है तो हम क्यों नहीं। सो कैन यू प्लीज़ गाइड देम कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक वीडियो आपने पोस्ट कर दी और आपको लाख रुपए मिल जाएंगे, बिकॉज बहुत लोग गुमराह हैं। नहीं है। इसकी वजह से वो अपनी जान के साथ रिस्क ले रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उन्हें इस तरह का कंटेंट बनाना है। बिल्कुल कि चल जाए। नो, ये ना ग्रोइंग अप द इक्विवेलेंट ऑफ दैट वाज द फिल्म इंडस्ट्री। आए दिन हम कहानियां सुनते थे कि कोई या तो भाग गया घर से मुंबई चला गया है, स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं एक्टर बन रहे हैं, ये है वो है। एंड द ट्रूथ वाज कि बहुत ही कम लोग कुछ कर पाते थे। एंड ये तो सिर्फ एक्टिंग के लिए, लाइक देयर वर इक्वली पीपल हु वर डांसर्स, सिंगर्स, स्टंट आर्टिस्ट। ये सब लोग बिल्कुल गुमनाम से हो जाते थे क्योंकि इतना मुश्किल है इसको क्रैक कर पाना। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग फॉर दिस जनरेशन बट फॉर अ डिफरेंट इंडस्ट्री। कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में शायद उतने लोग नहीं जाते हैं, लेकिन यूट्यूबिंग, इंस्टाग्रामिंग, ये सब चीज़ें ल्यूक्रेटिव बन चुकी हैं। एंड व्हाट आई टेल इज, जिंदगी में ना कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए शिद्दत डालनी ही पड़ेगी। एंड आप किसी भी शॉर्टकट से एक लॉन्ग टर्म जिंदगी नहीं बना सकते हैं। तो आप डॉक्टर बनना चाहें या यूट्यूबर बनना चाहें या कुछ भी और बनना चाहें, परिश्रम से तो नहीं भाग सकते। एंड लक के सहारे पे जिंदगी नहीं बन सकती। तो अगर आप कमिटेड हैं एक लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए, देन प्ले द गेम। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये लगता है कि यार ये तो जाएंगे, एक रील बन जाएगी, वायरल हो गए और फिर ज़िंदगी सेट हो जाएगी, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पे चलती है। You have been in this industry for so long. You know the numbers, right? Do you also think, or is it a myth कि इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज कम
मोनेटाइज होता है कंटेंट, बिल्कुल, दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा 100%, होता है। बिल्कुल। इज दिस राइट? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। एंड इसका रीजन बहुत सिंपल है। इसका रीजन ये है कि हमारा विच आर द टॉप कंट्रीज जहाँ सबसे ज़्यादा मोनेटाइजेशन? और ऑल डेवलप्ड कंट्रीज विल बी लाइक दैट। तो आपका यूएस हो गया, आपका वेस्टर्न यूरोप हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका जापान हो गया, चाइना भी काफ़ी हद तक, लेकिन उतना अभी भी उतना नहीं नहीं है। एंड इट्स अ सिंपल कोरिलेशन फॉर पर कैपिटा इनकम। जहाँ पॉपुलेशन है साइजेबल नंबर में और पर कैपिटा पेइंग कैपेसिटी एंड अर्निंग कैपेसिटी इज देयर, वहाँ ऑटोमेटिकली योर डॉलर वैल्यू इज हायर। एंड जहाँ नहीं है, लाइक हमारे देश में नंबर्स हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी इकोनॉमिक वैल्यू उतनी नहीं है। अभी भी हम एक गरीब देश ही हैं एंड ऑन एन एवरेज एक इंसान का $2,000-2,200 पर कैपिटा इनकम है। तो अगर एक पर कैपिटा इनकम ही 1-1.5 लाख रुपए है, तो उसमें से कितना आपके लिए या डिस्पोजेबल इनकम जनरेट कर पाएगा? मतलब अगर एक create- इंडियन यूट्यूबर है, मान लीजिए उसके फॉर एग्जांपल 1 करोड़ व्यूज है किसी वीडियो पे, उसको उतना नहीं मिल रहा है जितना उसको उतना यूएस नहीं मिलेगा, वाले को नहीं मिल रहा है। मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो द मेट्रिक इज कॉल्ड आरपीएम या सीपीएम, रेवेन्यू पर 1000 इम्प्रेशंस Yeah. या कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। तो वो इंडिया में इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन इन द यूएस। तो इंडिया में यू वुड यूजुअली मेक 50 से 100 रुपए पर 1000 व्यूज। यही चीज़ यूएस में विल बी 250, 300, even 500 rupees because of how the value is there. So this is actually an eye opener for all Yeah. the people who are quitting their jobs. नहीं, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप इस भ्रम में हैं कि ये आसान होगा एंड पढ़ने से आसान है, काम करने से आसान है, नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। इसमें उतनी ही मेहनत लगेगी एंड उतना ही आपको परिश्रम करना पड़ेगा जितना किसी भी और फील्ड में। एंड इट मे बी इवन मोर टॉक्सिक बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंटली इन द आई। यू कैन नेवर एस्केप दिस। आपको हमेशा नॉलेजेबल दिखना पड़ेगा, आपको हमेशा सुंदर दिखना पड़ेगा, आपको हमेशा प्रेजेंटेबल दिखना पड़ेगा, आपको हमेशा सही बात बोलनी पड़ेगी, बातें फूक फूक के बोलनी पड़ेंगी। हर एक चीज़ जो एक नॉर्मल पेशे में नहीं होता है उतना, वो आपको करना पड़ेगा एंड दैट कैन गेट टू पीपल। वेल, उम्मीद करते हैं कि जितने भी जेनजीज अपनी नौकरियां छोड़ के इस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, तो देख लीजिए भैया, परिश्रम से ही इंसान सफल बनता है। किस तरह से उन्होंने अपना फर्स्ट 1 करोड़ बनाया, अब नंबर पे भी अचीव किए, बट ही टुक हिज ओन टाइम एंड सो डू यू। लाइक यू इवन हैव टू डू दैट, राइट? ये जेनजी होने का मतलब ये नहीं कि फास्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फास्ट टाइप। बिल्कुल भी नहीं। अंकुर, ये बातें हमारी चलती रहेंगी, बट थैंक यू सो मच। या बट इट वाज, पता नहीं चला कि इतना टाइम कब बीत गया एंड इट बहुत वाज अच्छा लगा। अ पावर पैक्ड। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपको आपकी रोल्स रॉयस मुबारक हो। या उम्मीद जल्द ही करते हैं। जल्द ही मिलेगी। उम्मीद करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकुर फॉर बीइंग हियर। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक और बहुत शायद चीज़ें बदल चुकी होंगी या शायद हम भी अपने नंबर की तरफ आगे बढ़ चुके होंगे। थैंक यू सो मच अंकुर, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर बीइंग हियर।